बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लास्ट वीडियो का टॉपिक है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स, चैप्टर नंबर 3। अब देखें कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। कोई भी हमारे पास कर्वीलिनियर सरफेस है जिसमें आपके पास कोई ऐसा पॉइंट है एक लोकस के रिगार्डिंग जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, और वो जो आर है वो दो इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो जो पैरामीटर्स है वो इट्स सेल्फ इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये जो आर वेक्टर है ये उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, यू और वी के ऊपर। अगर हमारे पास रिलेशन बिटवीन पैरामीटर कह लिया कि हमने एफ ऑफ यू वी इक्वल्स टू जीरो है, तो फिर ये एफ ऑफ यू वी इक्वल्स टू जीरो ये बेसिकली हमें पीछे भी पढ़ा कि ये इक्वेशन किसकी है, सरफेस की इक्वेशन है। और अगर आपके पास कोई भी एक सरफेस जो है इंडिपेंडेंट पैरामीटर की फॉर्म में हो और उसके एक एक पैरामीटर कांस्टेंट हो जाए, तो वो जो कर्व्स बनती हैं वो पैरामीट्रिक कर्व्स बनती हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस डेवलपेबल और इनवेलप वाले चैप्टर में। अब वो ये भी कह रहा है कि अगर आपके पास ये जो पैरामीटर्स है ना यू एंड वी, ये दोनों मिलके जब इन दोनों के आपके पास यूनिक पॉइंट्स आते हैं, दोनों मिलके एक पॉइंट बनाते हैं, मतलब हर पॉइंट की अलग पोजीशन बनती है। वो जितने भी पॉइंट्स मिलते हैं ना वो एक सिस्टम बनाते हैं, और वो सिस्टम जिन पॉइंट्स से मिलके बनता है उन कोऑर्डिनेट्स को कहते हैं हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। एक एग्जांपल में है कि सरफेस के अंदर अगर आपके पास सरफेस कोई एक्स वाई प्लेन में है तो उसका z इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा उस सरफेस का। और अगर वो किसी स्फेयर की बात कर रहा है तो स्फेयर में जो है एक्स वाई जी जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं ए कोस थीटा कोस फाइव, वाई इज इक्वल्स टू ए कोस थीटा साइन फाइव, और जी इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। अगर थीटा हमारे पास कांस्टेंट हो जाए तो हमारे पास कुछ लाइंस, और थीटा कांस्टेंट हो जाए तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस बनती हैं। और अगर हमारे पास फाइव कांस्टेंट हो जाए, जो अभी हमने पीछे तीन इक्वेशंस लिखी है ना स्फीयर की, तो उसमें हमारे पास वर्टिकल लाइंस बनती हैं। तो इट्स मीन कि अगर आपके पास थीटा कांस्टेंट है तो आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, और अगर फाइव कांस्टेंट हो तो ये वर्टिकल लाइंस बनती हैं। दोनों एक साथ नहीं होंगी क्योंकि एट अ टाइम एक ही कांस्टेंट हो सकता है। जो हमारे पास सुफिक्स वन है, यानी कि जो हमने कहा है कि थीटा कांस्टेंट है, ये फाइव कांस्टेंट है, तो उसको सुफिक्स वन यानी कि आर वन को हम बेसिकली लेते हैं पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू, आर टू कहते हैं पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी को, और आर वन टू कहते हैं वन वाले का टू की रिस्पेक्ट। टू क्या है, हम टू होता है वी वाला, यानी वन टू मतलब यू को वी के साथ पार्शियल स्क्वायर आर ओवर पार्शियल यू पार्शियल वी। अगर आर टू टू की बात करें, ये सारी टर्मिनोलॉजीज वही हैं जो हमने पीछे पढ़ी हुई हैं। आर टू टू है पार्शियल स्क्वायर वी ओवर पार्शियल स्क्वायर आर का विद रिस्पेक्ट टू वी डबल डेरिवेटिव तो आर टू टू है, और अगर आर का विद रिस्पेक्ट टू यू डबल डेरिवेटिव है तो फिर आर वन वन होगा। अब जो हमारे पास वेक्टर ए है, ठीक है, ये यू लगा लो, ये वी है, दो पैरामीटर्स हैं। अब इस यू के रिस्पेक्ट अब यू का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आर वन अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व आएगा अगर वी कांस्टेंट हो, और अगर आपके पास यू कांस्टेंट है तो फिर आपके पास आर टू के रिस्पेक्ट यू कांस्टेंट है तो फिर आर टू के रिस्पेक्ट एक कर्व बनेगी। अब इसके बाद हमारे पास एक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड, जिसका दूसरा नाम है फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ सरफेस। अब वो करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड जिसका दूसरा नाम है फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ सरफेस, इसमें बेसिकली आर और आर में स्लाइड चेंज आर प्लस डी आर, ये दोनों नेबरिंग पॉइंट्स हैं और दोनों ही क्या डिपेंड करते हैं, यू और वी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये आर जो है यू और वी के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि ये आर प्लस डी आर है, तो फिर ये डिपेंड कर रहा होगा यू प्लस यू और वी प्लस वी के ऊपर, ठीक है। अगर आर में चेंज है तो डेफिनेटली यू और वी में भी स्लाइड चेंज होगा। तो डी आर क्या होगा बेसिकली हमारे पास, क्योंकि आर इट्सेल्फ फंक्शन है यू और वी का, पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम लिख देंगे पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू इनटू बेस का डेरिवेटिव यानी डी यू, पार्शियल आर ओवर पार्शियल इंटू बेस का डेरिवेटिव इंटू डी वी आ गया, ठीक है। तो पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू तो आर वन होता है, ये आ गया आर वन डी यू प्लस आर टू डी वी। तो ये अब आपने फॉर्मूला याद रखना है कि अगर वो आपसे पूछ लेता है कि डी आर ये किसी फॉर्मूला में लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है तो डी आर इज दिस, ठीक है। अब पॉइंट्स जो हैं क्योंकि बहुत क्लोज होते हैं, और ये जो डी आर डी यू डी एस होते हैं, ये इनका जो डिस्टेंस है ये बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसमें कि जो डी आर की मैग्नीट्यूड है वो डी एस के इक्वल होती है। तो अगर मैं डी एस के साथ ही मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि डी आर डी एस के इक्वल है, सही है। अगर ये डी आर डी एस के इक्वल है तो फिर इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी ना, फिर स्क्वायर निकल आएगा। जैसे हम टू को टू से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो टू स्क्वायर होता है, ठीक है। तो डी एस का स्क्वायर कैसे आएगा, फिर ये आर वन का स्क्वायर आएगा, डी यू का स्क्वायर आएगा प्लस आर टू का स्क्वायर, यानी कि पूरे का पूरा स्क्वायर आना है ना। आप इस तरह से लिख लें कि डी एस डॉट डी एस
और R1 du प्लस R2 dv और फिर मल्टीप्लाई बाई R1 du प्लस R2 dv। तो ये दोनों इसका स्क्वायर बन गया। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म R1 R2 du dv। अब आपके पास जो du का स्क्वायर है इसको लेट कर लिया, नाम है e का, सॉरी R1 का स्क्वायर है e, R2 का स्क्वायर है g और R1 R2 है f के इक्वल। हमने पीछे भी पढ़ा था कि e इक्वल होता है R1 डॉट R1 विच इज इक्वल R1 का स्क्वायर, f होता है R1 डॉट R2 विच इज इक्वल टू R12 और g इक्वल होता है R2 डॉट R2 विच इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर। दिस इक्वेशन जो हमारे पास बनी है ds का स्क्वायर इक्वल्स टू e du स्क्वायर प्लस 2f du dv प्लस g dv का स्क्वायर। ये जो 2R1 R2 है ना, इसको दरमियान में ले आएंगे मैं, 2f du dv। ठीक है, ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है ये फंडामेंटल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ सरफेस है, यानी कि फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ सरफेस है। ये फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड भी इसे बोलते हैं। और यहाँ पे जो ई एफ और जी हैं ये फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स हैं फर्स्ट ऑर्डर की। इसके रिलेटेड फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड के रिलेटेड कुछ थ्योरम्स कुछ एमसीक्यूज हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं, वो देख लेते हैं। पीछे मैंने जब आपको कुछ थ्योरम्स करवाए थे रिसेंटली डेवलपेबल सरफेस में, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज मैंने करवाई थी आपको, वो टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे प्रूव हो रही हैं। R is equals to R of UV be a surface and W be the angle between the vector R1 and R2। R डिपेंड करता है U और V पैरामीटर्स के ऊपर। हमें पता है कि R जो है वो अगर दो पोजीशन वेक्टर्स लेंगे तो R1 और R2 होंगे एट अ पॉइंट P ऑन द सरफेस। देन पीछे मैंने आपको एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करवाई थी ई जी माइनस एफ स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो होता है ये। तो अब देखें ई जी माइनस एफ स्क्वायर बेसिकली मैंने पीछे एग्जांपल भी दी थी, ये ऐसे ही है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस टाइप का ही फॉर्मूला है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ सरफेस। ठीक है, तो अब ई क्या फॉर्मूला क्या होता है R1 स्क्वायर, जी का फॉर्मूला होता है R2 स्क्वायर और एफ का होता है R1 डॉट R2। अब ये आ गया R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, R1 डॉट R2 को जब ओपन करेंगे तो वो आएगा फर्स्ट की मैग्नीट्यूड सेकंड की मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। यहाँ पे थीटा हमने कहा है कि इनके दरमियान एंगल क्या होगा, ओमेगा होगा, ये डब्ल्यू होगा। अब इसका जब स्क्वायर ओपन करूँगी तो R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर आएगा। देखो मैग्नीट्यूड R1 के स्क्वायर का मतलब है R1 इंटू R1 विच इज़ इक्वल्स टू R1 का स्क्वायर, इसलिए आ गया R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा। अब इसको इन दोनों में से R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ओमेगा। और हमें पता है कि साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा इक्वल्स टू होता है 1। तो ये अगर उधर जाकर माइनस हो गया तो इस मीन की इसकी यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा। अब एंगल की वैल्यू हमेशा या तो ज़ीरो होगा, साइन का आंसर या तो ज़ीरो होता है या ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। और वैसे भी स्क्वायर का आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, इसका मतलब है होलिस्टिकली इसका आंसर ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो ही होगा। इट्स मीन कि ई जी माइनस एफ स्क्वायर और का आंसर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो ही आएगा। इस ई जी माइनस एफ स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो उसको हम नाम देते हैं एज का। इसीलिए हर जहाँ पे एज का जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वो ये वाला हो रहा है, या एज का फॉर्मूला यूज़ होता है R1 क्रॉस R2 डिवाइडेड बाय R1 क्रॉस R2 की मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस तरीके से ये दो फॉर्मूलाज हैं एच के। और डी एस अभी हमने पीछे पढ़ा फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ सरफेस, वो क्या था, डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू ई डी यू स्क्वायर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वायर। अगर डी वी हमारे पास अगर वी कॉन्स्टेंट है तो फिर डी वी ज़ीरो होगा, फिर अगर डी वी ज़ीरो है तो फिर इसकी वैल्यू क्या आएगी, डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू ई डी यू का स्क्वायर। ऐसे ही है। अब ये तो डी वी की वजह से ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, और दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगी ये टर्म। ये उस केस में है डी एस इक्वल्स टू अंडर रूट ई डी यू, ये उस केस में है जब वी कॉन्स्टेंट हो और डी वी ज़ीरो हो। लाइकवाइज अगर आपके पास यू कॉन्स्टेंट और डी यू ज़ीरो हो जाए तो फिर आपके पास क्या बनेगा, फिर डी यू की जहाँ पे ज़ीरो आएगा तो आपके पास इधर आ जाएगा डी एस स्क्वायर, डी यू की वजह से ये ज़ीरो, डी यू की वजह से ये टर्म ज़ीरो, तो जी डी वी का स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा डी एस इक्वल्स टू अंडर रूट जी डी वी। तो आपने एक बात याद रखनी है, जब v कांस्टेंट होगा यानी डी वी ज़ीरो है तो फिर आपके पास डी यू वाली टर्म बचेगी, दरमियान वाली ने तो हर सूरत में भी ज़ीरो होना ही होना है, क्योंकि अगर डी यू ज़ीरो है फिर भी ज़ीरो, डी वी ज़ीरो है फिर ज़ीरो।
लेकिन अगर यू कांस्टेंट होगा तो आपके पास डी वी वाली टर्मिनोलॉजी आएगी। ये देखें मैंने यहाँ पे ऐसे ही सोल्व किया होगा। नेक्स्ट आपके पास ए और बी वेक्टर्स। ए और बी वेक्टर्स के पीछे भी मैंने फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। अच्छा, उसमें हमने के ए और के बी वाला किया था, आपको याद होगा हमने किया था कि कैपिटल ए इक्वल्स टू होता है 1/2 के बी माइनस के ए, और बी की वैल्यू होती है 1/2 के बी प्लस के ए। ये पढ़ा था हमने। ये स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, और आपको पता है यूनिट वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होती है। एक ए का आएगा R1/R1 की मैग्नीट्यूड, और बी आएगा R2/R2 की मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब ई हमें पता है R1 का स्क्वायर होता है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लूँगी तो R की वैल्यू क्या हमारे पास, R1 की वैल्यू आ गई √2e। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ R1 आया मेरे पास √e। ठीक है, अब पार्ट 4 आ गया आपके पास एंगल। एंगल किस तरह से फाइंड करना है? हमें ये तो पता है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेते होते हैं टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू y/x, ये तो वेक्टर्स की फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पे तो सरफेस के अंदर वेक्टर्स की बात हो रही है, पैरामीट्रिक कर्व्स की, तो उसमें हम लेंगे डॉट प्रॉपर्टी ए इक्वल टू ए और ए डॉट बी बेसिकली ए की वैल्यू 1/√e और बी की मैग्नीट्यूड होती है बी की वैल्यू होती है R2/√g। तो e और g दोनों एक अंडर रूट में हो गए, तो R1.R2 हो गया f/√e(g), इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब साइन ओमेगा क्या होता है हमारे पास? बेसिकली साइन स्क्वायर ओमेगा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ओमेगा। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन ओमेगा की वैल्यू आ गई √1 माइनस कोस स्क्वायर ओमेगा। कोस के ओमेगा की हमने पीछे वैल्यू निकाली है f/√g होता है, स्क्वायर की वजह से f²/√g हो गया। अब दोनों का एलसीएम लूँगी, सेपरेट करूँगी, ई जी माइनस f² का अंडर रूट वो तो वैल्यू है एच की, तो h/√e(g). आपने याद रखना है पैरामीट्रिक कर्व्स के अंदर जब आपने एंगल फाइंड करना है ए और बी में यूनिट वेक्टर्स में, तो आपका फॉर्मूला होना चाहिए साइन ओमेगा इक्वल्स टू h/√g विच इज़ द इक्वेशन 2। तो अभी हमने कुछ फार्मूलाज ही पढ़े हैं, इन फार्मूलाज को आप एज एन MCQ भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखें, हमने आज तक जितने भी फार्मूलाज पढ़े हैं एंगल वाले उसमें टेंजेंट को ही हमने इंक्लूड किया है। तो हमारे पास साइन ओमेगा और कोस ओमेगा की वैल्यू तो हमने पीछे निकाली थी, साइन की नहीं थी, वो हमने निकाल ली है। अब तो टेंजेंट ओमेगा होता है साइन ओवर कोस, वैल्यूज पुट करूँगी तो h/f आ गया। जैसे टेंजेंट थीटा होता है y/x, वैसे ही EFGH ओके हाँ, टेंजेंट ओमेगा होगा h/f। अब साइन ओमेगा की जो हमारे पास वैल्यू आई थी उसमें अगर मैं उसका क्रॉस प्रोडक्ट लूँ, साइन ओमेगा में डॉट प्रोडक्ट पीछे हमने लिया हुआ है, कोस ओमेगा में हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था क्योंकि ए डॉट बी में कोस ओमेगा आता है, उससे हमने वैल्यू निकाली थी इसकी। ठीक है, और अब साइन ओमेगा की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, सही है। और ए डॉट बी होता है R1/√g और R2/√g, वो लिख दिया, तो साइन ओमेगा की वैल्यू आ गई, ये आ गई इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, इनकी वजह से क्या करना है हमने कि हमारे पास वैल्यू निकलेगी साइन ओमेगा इक्वल्स टू √R1 क्रॉस R2, ये नीचे आ गया √g हमारे पास, ये ऊपर वाला तो होता है h, हमें पता है। ठीक है, ये h होता है R1 क्रॉस R2, पीछे भी मैंने अभी आपको बताया h इज इक्वल्स टू R1 और R2 का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, और हमारे पास आ गया ये h/√g, और कोस ओमेगा होता है f/√e(g), f/√e(g) और वो होता है f/√e(g), f/√e। यहाँ पे h होता है, यहाँ पे f होता है, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट लूँगी, या ये कह सकते हैं कि पैरामीट्रिक कर्व जो है हमेशा राइट एंगल के ऊपर पॉइंट ड्रॉ करती हैं। और पैरामीट्रिक कर्व्स, एक बात अब याद रखें कि पैरामीट्रिक कर्व्स ऑर्थोगोनल तब होती हैं जब f इक्वल्स टू 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछता है कि आप बताएं कि और प्रूव करें कि पैरामीट्रिक कर्व्स ऑर्थोगोनल हैं, और उसके केस में फिर आपने f इक्वल्स टू 0 पुट करना होता है। इसके रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल भी करवा देती हूँ जिसमें हम ये प्रूव करेंगे कि पैरामीट्रिक कर्व्स ऑर्थोगोनल हैं, और उसमें हम f इक्वल्स टू 0 करके ही प्रूव करेंगे। अब ये देखें, इस तरह का आपके पास ना क्वेश्चन आएगा, उसने आपको एक सरफेस दी होगी, वो कहेगा कि इस सरफेस की फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म लिखें और ये भी बताएं कि ये जो पैरामीट्रिक कर्व्स हैं इसके अंदर ये ऑर्थोगोनल हैं। तो हमारे पास r इक्वल्स टू है यू कोस v, यू साइन v, जो हमें उसने दिया हुआ, जो भी दिया हुआ है। R1 का मतलब होता है
कि हमने अब आपको ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए। पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू, आर टू का मतलब होता है पार्शियल आर ओवर पार्शियल बी। डिफ्रेंशिएट किया, एफ ई एफ और जी की वैल्यू निकाली हमने। ई एफ और जी की वैल्यू निकालने के बाद अब देखो हमारे पास एफ की वैल्यू 0 आ गई। हमारे पास जो फंडामेंटल फॉर्म है ना, ई एफ और जी की वैल्यू ये होता है ई डी प्लस 2 यू डी वी प्लस जी डी वी को स्क्वायर, ये है फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ई एफ और जी की वैल्यू हमने निकाली है, वो हमने इसमें पुट करनी है। पुट करने के बाद हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल इस गिवन सरफेस की आ जाएगी। काम तो हो गया। दूसरा काम उसने कहा है कि ये भी बताओ कि पैरामीट्रिक कर्व्स ऑर्थोगोनल है। मैंने आपको पीछे बताया कि जब भी एफ की वैल्यू 0 आ गई इट्स मीन कि आपकी गिवन पैरामीट्रिक कर्व्स ऑर्थोगोनल हैं। तो एफ की वैल्यू क्या आई है 0, इट्स मीन एफ इज 0, देयरफॉर द पैरामीट्रिक कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड में हमने सिर्फ R1 R2 और सिर्फ R1 और R2 इन दोनों की वैल्यूज निकाली हैं। ठीक है, और इनका डॉट प्रोडक्ट यानी कि R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर और R1 डॉट R2 ये निकाला है, ऐसे ही है। अब सेकंड ऑर्डर मैग्नीट्यूड में हमने सेकंड डेरिवेटिव्स देने हैं, यानी कि R1 का दोबारा U के लूँगी तो स्क्वायर R ओवर पार्शियल U स्क्वायर, R2 का दोबारा 2 के लिहाज से U V के लिहाज से लूँगी तो पार्शियल स्क्वायर R ओवर पार्शियल V स्क्वायर, और R1 जो क्या होता है पार्शियल R ओवर पार्शियल U, इसका V के लिहाज से लूँगी तो आएगा R1 2 पार्शियल स्क्वायर R ओवर पार्शियल U पार्शियल V। अब R1 R2 और R11 R22 और R12 इनकी फॉर्मूला की वैल्यूज़ निकल आई हैं पीछे हमारे पास। अब ये बात आपने याद रखनी है कि फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड आपके पास ई एफ जी के साथ डील करता है, सेकंड ऑर्डर मैग्नीट्यूड आपके पास एल एम और एन के साथ डील करता है, और एल का फॉर्मूला होता है R11 का स्क्वायर, जैसे ई का फॉर्मूला होता है R1 का स्क्वायर, एम होता है R11 डॉट R12, ठीक है, और एन का फॉर्मूला होता है R22 का स्क्वायर, यानी कि जिस तरह से ई एफ और जी में होता है R1 डॉट R2 और जी की वैल्यू होती है R2 का स्क्वायर, इसे एल एम और एन की वैल्यू होती है। अब एल एम एन की वैल्यू जो हमारे फॉर्म है उसमें पुट करेंगे